नमस्कार दोस्तों, जैनित की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम जितेंद्र जोशी है। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे। मैं मेरा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। जितेंद्र जोशी नाम है मेरा, जे बोलते हैं मुझे, जे सर के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर हूँ और सेकेंड ग्रेड हुआ, फर्स्ट ग्रेड हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, नीट IIT जो है उसके अंदर सारा का एक्सपीरियंस है। 11 साल से पढ़ा रहा हूँ और जयपुर के रेपुटेड इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट, इनोवेशन या फिर अपन टारगेट PMT वगैरह सब के अंदर जो है वो नीट और IIT के बेसिस के लिए अपन ने पढ़ाया था। अब अपन यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग 25 के आसपास जो है वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पूरे केमिस्ट्री के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप चाहें तो पूरे केमिस्ट्री के 120 में से 115 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही कर सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 25 से 30 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अपन, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं आते हैं और बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि आधे मिनट का समय जो है वो लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इससे ज़्यादा का समय जो है वो लगता नहीं है। कई बार तो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम जो है वो लगता है। अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो अपन यहाँ पर एक गारंटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगभग है जो है ना 95% प्लस, मतलब लगभग 25 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 23 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर कोई मिलने की पॉसिबिलिटी 25 के 25 की है, अगर आपको 23 मिले और 2 नहीं मिले, ठीक है ना, तो ये मान के चलना कि फिर पूरे राजस्थान में वो कोई नहीं कर पाएगा और उसका कट ऑफ के अंदर कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं रहेगा। क्योंकि आज तक सरस्वती माता का आशीर्वाद रहा है कि जो पढ़ाया है उसी में से ही पेपर जो है वो आया है। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है और अपन कैसे कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर 1 अगर अपन बात करें कि भाई केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर सबसे पहला जो है अपना चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये 12th स्टैंडर्ड का है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर सेकेंड चैप्टर जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग स्टैंडर्ड है वो तो इसके सिलेबस में बहुत कम है, ये BSc स्टैंडर्ड का है। तीसरा अपन यहाँ पर ये कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, जिसको यहाँ पर सिलेबस में ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से लिखा है। ट्रांजिशन मेटल्स ये 12th स्टैंडर्ड का है। चौथा अपन इसकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसी ट्रांजिशन मेटल्स की, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल कह दो या फिर डी ब्लॉक कह दो, ठीक है। ये वाला जो है वो BSc स्टैंडर्ड का है। पांचवा जो है चैप्टर जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं लेंथेनाइड है, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। और 6 जो है वो अपन कहते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की कोऑर्डिनेशन। अपन बाईलैंग्वेज चलेंगे ताकि ना तो हिंदी मीडियम वालों को समस्या आए, ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को समस्या आए। 7वां ये वाला जो है ये 12th स्टैंडर्ड का है, ये BSc स्टैंडर्ड का है। 7th जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं MSc लेवल के आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले MOT, जिसके अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जब पढ़ते हैं तब वर्नर, VBT, CFT तो यहाँ तक हो जाएगी और फिर जो MOT होगी वो यहाँ पर आएगी। यहाँ अपन को इसको कोटल विल्किंसन की मदद लेनी पड़ेगी। 8th जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं सुपर हैवी एलिमेंट्स, सुपर हैवी एलिमेंट्स की बात की जाएगी। और 9th जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात की जाएगी। ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों के तीनों आपके PG स्टैंडर्ड का है, MSc का, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो बनेंगे वो बनेंगे एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एक ट्रांजिशन मेटल्स के और ये कोऑर्डिनेशन के, ठीक है ना। इनमें से लगभग आप जानते हो PG वाले में 10 क्वेश्चन आने हैं, तो हर एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो अप्रोक्सीमेट 3 आएगा। बाकी जो सबसे ज़्यादा वेटेज होएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग क्या एटॉमिक, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तो पूरा है नहीं, इसमें तो VSCPR वगैरह ही है। और ट्रांजिशन मेटल और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इनका सबसे ज़्यादा जो है वो वेटेज रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से मिला के लगभग 15 के आसपास जो क्वेश्चन है वो बनने चाहिए। अब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक्चुअली ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पीरियोडिक टेबल
वाले चैप्टर और एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, जिसको आप फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद जो सेकंड है वो है अपने पास मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडर्न कंसेप्ट। ठीक है, इसके अंदर मॉडर्न कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको ओल्ड कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ओल्ड कंसेप्ट जो है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो मॉडर्न अपन ये कहते हैं कि जो लिमिटेशन है, मॉडर्न क्या है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी, डाल्टन थ्योरी की जो लिमिटेशन है वही क्या कहलाती है, मॉडर्न कंसेप्ट कहलाता है। ठीक है ना, ये देखो अगर नैरो एस्पेक्ट में देखें तो मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस को बताओ और मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का खत्म हो गया। लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि फिर इसके अंदर मॉडल्स आ जाएंगे सारे के सारे, और डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग भी जो है वो आ जाएगा। तो चूंकि अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स के अंदर इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं लेके इसको एक नैरो लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी तक ही लिया है। ठीक है ना, इसलिए अभी तक इसका ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं आया। लेकिन अगर पेपर सेटर जो है इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले ले कि मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर जितने भी मॉडल्स आ जाएंगे, डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, बोर मॉडल आ जाएगा, ठीक है ना, प्लांक क्वांटम थ्योरी आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो वहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है। और क्वेश्चन वो एक ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर एग्जामिनर चाहे तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आराम से बना सकता है। फिर अपन चूँकि बाद में आरपीएससी को लिखे हैं कि नहीं मॉडर्न कंसेप्ट का सीधा सा मतलब जो है वो लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी है, ठीक है ना, तो फिर वो माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लेके बाकी की चीज़ें जो है वो भी अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो इस मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर अपन लेंगे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं सबसे पहले क्या आ जाएंगे, मॉडल्स आ जाएंगे। तो अपन को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल, दूसरा अपन यहाँ पर कहते हैं रदरफोर्ड साहब का मॉडल आ जाएगा, तीसरा बोहर मॉडल आएगा। लेकिन बोहर मॉडल के साथ साथ अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि रदरफोर्ड साहब की जब लिमिटेशंस आई थी और बोहर साहब ने अपना मॉडल दिया था तो उसके बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुए। उन डेवलपमेंट्स ने बोहर साहब के मॉडल के लिए क्या किया, ग्राउंड प्रिपेयर किया। डेट मीन्स बोहर साहब को क्या हुई, मदद मिली उस चीज़ से। तो इसके लिए अपन को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल, डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल। इस डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल के अंदर अपन यहाँ पर ये कहते हैं 4 चीज़ें आती है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है, दूसरा अपन यहाँ पर कहते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी आती है, तीसरा अपन यहाँ पर ये कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, चौथा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ अपन यहाँ पर ये कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, अल्फा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पर ये 4 मॉडल हो गए। उसके बाद 5वां मॉडल जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं सोमरफील्ड का आ जाएगा, और सोमरफील्ड को ख़त्म करते करते साथ में अपन को डी ब्रोगली और 7वां अपन को हाइजेनबर्ग जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मानेगा तो ये सब आएंगे, अगर नैरो स्पेक्ट्रम में मानेगा तो यहीं पर है जो है ना लिमिटेशन ऑफ डाल्टन थ्योरी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो आइसोटॉप आइसोबार का जो कंसेप्ट है, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोडायाफर्स, आइसोस्टर, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उनका कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहाँ पर कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, चौथा अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ऑफ-बो प्रिंसिपल, ऑफ-बो प्रिंसिपल कह दो या फिर N+L रूल कह लो। फिर इसके साथ साथ 5वां हुंड्स रूल,
हॉर्न्स के साथ साथ अपन कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, ठीक है ना। ये जो है इनमें से ये मान के चलना कि क्या जो है ना आपके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, कम से कम 2, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इन 4 को इनको ध्यान रख लो तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर लोगे। फिर पॉली एक्सक्लूजन के बाद अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। अब जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे ना तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अंडरस्टूड ही आ जाएगा SPDF एलिमेंट्स, ठीक है ना। और जब आप ये पढ़ोगे ना, ये चारों पढ़ोगे तो यहाँ पर एक अंडरस्टूड सी चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि क्वांटम नंबर और ये जब तीनों रूल पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे लिखते हैं वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएगा, वही तो इसके बारे में ये क्वांटम नंबर्स और ये तीनों रूल्स बताते हैं। और फिर 9 अपन को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर अपने पास साइज आ जाएगी, अपने पास IP आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको आयनन विभव बोलते हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगी या जिसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है ना। विद्युत अपन यहाँ पर कहते हैं कि बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात कर रहे हैं अपन, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर कम से कम 6 से 7 सवाल जो है वो बनने चाहिए, ठीक है ना, और बनते भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो ओवरऑल सिलेबस रहा, और ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका सिलेबस रहा। अब अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, या फिर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कैथोड किरण की डिस्कवरी। कैथोड किरण, यहाँ पर ध्यान रखना, कैथोड किरण की डिस्कवरी का श्रेय जाता है विलियम क्रुक्स को। किसको जाता है? विलियम क्रुक्स को। कैथोड किरणों की खोज तो विलियम क्रुक्स साहब ने कर ली, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो ज़्यादा जे थॉमसन साहब को, ठीक है ना। एक्चुअली विलियम क्रुक्स साहब को ये पता नहीं था कि इसी को इलेक्ट्रॉन जो है वो कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो नाम है वो स्टोनी ने दिया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे जो है वो सारी चीजें हुई थी। तो यहां पर उन्होंने एक ट्यूब ली जिसको बोलते हैं कैथोड किरण ट्यूब। क्या बोलते हैं? कैथोड किरण ट्यूब, ठीक है। इस कैथोड किरण ट्यूब के अंदर उन्होंने एक इस तरह से एक कैथोड लिया और दूसरी साइड में इस तरह से एक एनोड लिया, लेकिन ये एनोड जो है वो कैसा था? सरंध्रित एनोड था। सरंध्रित एनोड था। सरंध्रित का मतलब होता है परफोरेटेड, जिसमें छोटे छोटे से छेद हो, ठीक है ना। और इसको यहाँ पर चूंकि ये एनोड है तो बड़े टर्मिनल से इस तरह से हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ इसको अटैच कर लिया गया, जिसका वोल्टेज जो था वो 10,000 वोल्ट था। इसको एक निर्वात पंप से जोड़ दिया गया, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर था वो 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg था। आप जानते हो कि एक एटीएम जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है ना। तो अपन रूम टेम्परेचर पे एक एटीएम पे रहते हैं अप्रोक्सीमेट, तो यहाँ पर 10⁻⁻⁴ है। इसका मतलब एक एटीएम का 760वां हिस्सा, और जो 760वां हिस्सा आता है उसका भी 10,000वां हिस्सा, तो जस्ट लाइक एज ए निर्वात टाइप का हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि इसके पीछे जो है ना, यहाँ पर जो एनोड है उस एनोड के पीछे इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई जिसको बोलते हैं ZNS की फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लगी है वो क्या है? ZNS की फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब इन्होंने यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो हाई वोल्टेज जैसे ही इन्होंने अप्लाई किया तो यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले, और कुछ पार्टिकल्स निकल के इस परफोरेटेड को भेद कर यहाँ पीछे टकरा गए, ठीक है ना। और जब ये यहाँ पर टकराए तो यहाँ पर एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई।
क्या उत्पन्न हुई? प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति का मतलब हो गया फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस जो है प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। तो जे थॉमसन साहब के दिमाग में आया कि जब ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई है और ये वोल्टेज लगाया है और यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई है तो यहाँ से कुछ ना कोई पार्टिकल निकले होंगे और पार्टिकल निकल के यहाँ पर टकराए होंगे, ठीक है ना। तब उनके मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि जो ये पार्टिकल हैं इनका नेचर क्या है, क्या इनके अंदर किसी प्रकार का मास होता है, द्रव्यमान होता है, क्या इसमें कोई चार्ज होता है, आवेश होता है, या फिर कोई E/m रेशियो नाम की भी कोई चीज़ होती है। डेट मीन्स इसका नेचर जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो इसके बारे में उन्होंने जो है वो चेक करने की कोशिश करी। अब किसी को ये लग रहा होगा कि साहब उनको कैसे पता चला जेडीनेस की फोटोग्राफिक प्लेट लगानी है इधर है। तो भैया एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट में न जाने कितनी बार ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में पढ़ते हैं वो है जो लास्ट में जो है वो सही निकल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि जे थॉमसन साहब को कोई सपना आया होगा या उन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और वो बिल्कुल सच हो गया, उन्होंने पहली बार में जेडीनेस की फोटोग्राफिक प्लेट ही लगाई, किसी और की नहीं लगाई, ठीक है ना। तो वो अपने कोई काम की चीज़ है भी नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो फिर इनको जिज्ञासा पैदा हुई कि वास्तव में ये क्या क्या होता है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि क्या इसके अंदर किसी प्रकार का कोई द्रव्यमान जो है वो होता है क्या, ठीक है ना। तो द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का मतलब होता है मास। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक पेडल लिया, पेडल का मतलब क्या होता है? पहिया, ठीक है ना। उस पहिए को, और इधर से अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज आती है, कैथोड रेज। अगर इसमें द्रव्यमान होगा तो ये पेडल जो है, ये पहिया जो है वो क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा, ठीक है ना। तो पेडल जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं घूमने लग गया, घूमने लग गया। और जब ये घूमने लग गया तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। कितना होता है? तो इसकी खोज जो है वो किसने करी थी? जे थॉमसन साहब ने ही करी थी, ठीक है ना। कितना होता है? तो अपन यहाँ पर कहते हैं मास जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। या फिर अपन यहाँ पर ये कहें कि 9.1 इंटू 10⁻28 जो है वो ग्राम में होता है। ये वाला जो द्रव्यमान है वो उसको इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर स्थिर है तो ये द्रव्यमान आता है, जनरली अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यदि इलेक्ट्रॉन गतिशील हो तो उसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थिर द्रव्यमान डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस c/v का स्क्वायर, c/v का स्क्वायर, जहाँ पर c जो है वो क्या है? प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और v जो होगा वो अपन यहाँ पर कहते हैं v क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि c बराबर v हो जाए, ठीक है, तो c बराबर v हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी, और 1 माइनस 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और किसी के अंदर 0 का भाग देते ही तो अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि C की, तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? C की वैल्यू ज़्यादा हो V से, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान की कुछ वैल्यू जो है वो आएगी, C की वैल्यू ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना। और अगर मैं ये कहूँ कि V की वैल्यू जो है, V की C की वैल्यू कम है और V की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये अपन कहते हैं नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की भी वैल्यू जो है वो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी की भी वेलोसिटी जो है वो प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं हो सकती। बिकॉज यदि ऐसा होता, नॉट पॉसिबल, बिकॉज यदि ऐसा होता तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि हाइजेनबर्ग
के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला जाता, अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता, नाभिक में। तो यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं एक द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻28 जो स्थिर द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गतिशील हो तो अपन इस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी चीज कि क्या इसके अंदर किसी तरह का कोई आवेश होता है। आवेश बोले तो चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है चार्ज। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था मिलिकन ने, तो इसको बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो सारी चीजें जो है वो जे थॉमसन साहब ने करी थी, सिर्फ एक आवेश का जो काम था वो किसने किया था, मिलिकन ने किया था। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। बहुत जनों को तो कई बार तो टीचर्स को ही समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाहता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं तेल बूंद प्रयोग, क्योंकि आप ही लोग जो है वो भविष्य के टीचर्स हैं और आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो ही आप जो है वो आगे बच्चों को पढ़ा पाओगे और इसी से ही देश का विकास होगा, इसी से ही चीज़ें जो है वो अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो तेल बूंद प्रयोग मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। ध्यान रखना सवाल आता है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज जो है वो किसने करी थी, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के। पहले तो ये पता होना चाहिए कि साहब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया और यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल लिया और इधर से इधर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कैथोड किरण को लेके गए। अब ये कैथोड किरण जिधर की साइड में मूवमेंट करेगी, ठीक है, उसका वैसा चार्ज हो जाएगा। तो ये इसने मूवमेंट जो है वो किधर की साइड में किया, एनोड की साइड में, एनोड की तरफ। तो इसका मतलब इससे पता चल गया कि ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो, ठीक है। किसका आता है, नेगेटिव का आता है। या फिर मैं ये कहूँ कि 4.8 × 10⁻10 ESU होता है। 4.8 × 10⁻8 ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। अब अपन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो देखो क्या हुआ था, उन्होंने एक इस तरह का एक ड्रम लिया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर उन्होंने एक एटोमाइजर लगाया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एटोमाइजर, बोले तो कणित्र बोलते हैं हिंदी में। कणित्र का मतलब यहाँ पर बीच में एक ऑयल लगा दिया उन्होंने और ऑयल के बाद यहाँ पर एक स्प्रे करने की कोशिश करी। जैसे ही उन्होंने स्प्रे करने की कोशिश करी तो यहाँ पर जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गई, ऑयल ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स का मतलब एक तरह से छोटी छोटी बूंदे हैं, तो बूंदक बोलते हैं इसको। तो नंबर 1 एटोमाइजर का काम किया, नंबर 2 यहाँ पर ऑयल ड्रॉप आ गई, ठीक है। ऑयल ड्रॉप आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसको बूंद को धीरे धीरे नीचे की तरफ फेंका गया और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र के साथ एक एनोड लगाया गया। क्या लगाया गया, एनोड, ठीक है ना। ये भी एनोड जो था वो कैसा था, छिद्रित था, बीच में एक होल था, ठीक है। ये एनोड लगा दिया और ये ऑयल ड्रॉप आई। अब यहाँ पे ऑयल ड्रॉप जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। और नीचे की साइड में एक लगा दिया इन्होंने कैथोड। तो इसका मतलब एनोड लगा दिया, कैथोड लगाते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो गया। और यहाँ पर ये चौथा नंबर हो गया। ये नंबरिंग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ भाई क्या है। फिर 5वें पॉइंट के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक एक्स-रे उत्पन्न करने वाला यंत्र लगाया, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये एक्सरे करेगा क्या, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ 5वें पॉइंट के बाद ये छठा पॉइंट क्या है, एक्सरे ऑयल ड्रॉप को आवेशित करेगा। क्या करेगा, आवेशित करेगा। डेट मीन्स जो ऑयल ड्रॉप है ना उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब देखो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो ऑयल ड्रॉप है वो आवेशित है, क्योंकि यहाँ पर एक्सरे आ गया, आवेशित ऑयल ड्रॉप, ठीक है ना। ये 7वां पॉइंट हो गया। अब
अब आपने क्या किया कि आवेशित ऑयल ड्रॉप है तो इसको ऊपर से नीचे जो है आवेशित है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं एनोड की साइड में, इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये इसको स्थिर अवस्था में भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपन कहते हैं आवेशित, 8वां पॉइंट क्या हो गया, आवेशित बूंद को, आवेशित बूंद को स्थिर नीचे की ओर, स्थिर नीचे की ओर या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल बनता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कि भाई वो उसने ये कह दिया कि मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है जो आवेशित बूंद है उसको सिर्फ नीचे ले जाया जा सकता है, सिर्फ ऊपर ले जाया जा सकता है, या स्थिर अवस्था में लेके जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होंगे, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इस आवेशित बूंद के ऊपर फोर्स कौन कौन सा लगेगा, तो 9th पॉइंट में ये कह सकता हूं यहां पर कि आवेशित बूंद पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो देखो कौन कौन से बल लगेंगे। एक तो अपन यहां पर कहते हैं कि ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। दूसरा ऑयल की ड्रॉप है तो इसके अंदर किसी न किसी का श्यानता होगी, विस्कोसिटी, तो यहां पर एक विस्कस बल लगेगा, विस्कस फोर्स। अब देखो किसी एग्जामिनर को अगर ऐसे क्वेश्चन बनाना है ना जिसमें ऐसा लगता है कि कोई कट ऑफ नीचे लेके आनी है उसको, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा माथापोड़ी होती नहीं है, तो अगर उसको कट ऑफ नीचे लेके आनी है तो फिर वो एक ऐसा सवाल देगा जो बिल्कुल लोअर लेवल का होगा, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जो है वो लोअर लेवल का होगा, किसी से सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कोई डिटेल ना तो कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है ना कोई स्टूडेंट पढ़ता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस अपन यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ, तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक जो फोर्स होगा वो भी लगेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, और ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये बूंद जो है वो यहाँ पर नीचे की साइड में आ रही है, तो यहाँ पर उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है, माइक्रोस्कोप लगाया, और ये माइक्रोस्कोप जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं प्रति सेकंड या प्रति मिनट, प्रति सेकंड या प्रति मिनट गिरने वाली बूंदों को ज्ञात करता है, बूंदों को ज्ञात करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बूंदों की ज्ञात, इसका मतलब एक तरह से इसने दर ज्ञात कर ली, रेट ज्ञात कर ली, इसी रेट से जो है वो चार्ज अपन यहाँ पर ये कहते हैं निकाला जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्लियर है। अब कैसे कैलकुलेट किया उसने, तो उसकी बात करते हैं। तो उसने क्या किया, तेल की बूंदों से उसने एक रिलेशन निकाला Q इक्वल टू NE। Q क्या है, Q है तेल बूंद पर, जो ऑयल ड्रॉप है तेल बूंद पर कुल आवेश, तेल बूंद पर क्या है, कुल आवेश। N क्या है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, Q इक्वल टू NE। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो N की वैल्यू 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये सदैव अपन यहाँ पर कहते हैं पूर्ण संख्या होगी, सदैव पूर्ण संख्या होगी, न कि अपन यहाँ पर कहते हैं दशमलव। डेट मीन्स 1.5 नहीं हो सकता, 2.4 नहीं हो सकता, 3.2 जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो Q इक्वल टू NE, तो वो आपसे जो है ना Q इक्वल टू NE से उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैलकुलेट किया, और वो चार्ज कितना आया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बार नीट के अंदर मेरे हिसाब से 2016 के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, 16 ही होगा, जिसके अंदर Q इक्वल टू NE तो था, ठीक है ना, लेकिन उसको जो फेराडे का फर्स्ट लॉ है ना उसी से कैलकुलेट किया, ठीक है ना, उससे कनेक्शन किया। तो आप जानते हो कि Q इक्वल टू जो है Q इक्वल टू IT भी होता है, Q इक्वल टू IT।
आई का मतलब क्या है, धारा है ये एम्पियर में, और टी क्या है, समय है जो किस में है, सेकंड में। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू आई टी। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर एक इतना अच्छा सा क्वेश्चन बना है, वो ये कहे कि 2 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक चले ही गई, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ठीक है ना। अब देखो ये मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको अब तुमको हवा ही नहीं लगेगी कि ये पूछना क्या चाह रहा है, कहाँ से आवेश निकलेगा, कहाँ से क्या होगा, तो इसका भी ये ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि अब छोटे बच्चे को 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड का पेपर तो है नहीं, स्कूल लेक्चरर बनने वाले हो, और स्कूल लेक्चरर बनने वाले हो तो भाई इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब तुम्हारे यहाँ से जब बच्चा निकले ना, वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल का स्टाफ बहुत कम होता है, ये जानते हैं अपन, लेकिन जब बच्चा निकले तो बच्चे को आप इतनी नॉलेज दे पाओ कि वो जब पीएमटी की एलन में या आकाश में या और किसी कोचिंग के अंदर जब करे तो उसको चीज़ें समझ में आए, कम से कम तुमको गाली नहीं दे कि कमीना ने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है ना, तो इसका ये ध्यान रखो। और अपन हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बहुत ओपन कर करके हर चीज़ को पढ़ेंगे, ताकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से बन पाए। तो Q इज इक्वल टू एन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि 1 2 3 4 ही आएगा, इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। एक बार एक क्वेश्चन आया था जिसने हाइपोथेटिकल बनाया था। अब देखो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ। 2 क्वेश्चन अपन कह रहे हैं कुल आवेश 4.8 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर कहते हैं आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई दिक्कत नहीं है कूलाम में। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आए कि कुल आवेश जो है, कुल आवेश 4.0 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। नंबर 1 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नंबर बी अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि 1.8 इंटू 10⁻⁻19। नंबर सी 1.2 इंटू 10⁻⁻19 और नंबर डी 0.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना। अब देखो सब जनों ने, ये भी नीट के अंदर आया हुआ सवाल है, किसी ने ये कहा कि साहब 1.6 10⁻⁻19, तो भाई 1.6 की अगर आप बात करोगे Q इज इक्वल टू एन से यहाँ पर, तो n की वैल्यू देखो पॉइंटों में आएगी। यहाँ पर है जो है ना डेसिमल में, इंटीजर के अंदर नहीं आएगा। तो अगर ए ऑप्शन की बात करोगे ना, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। तो n की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ई। n की वैल्यू क्या है, Q अपॉन ई। अगर आप Q की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻19 करो और इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करो, तो ये तो कट गया। ठीक है ना, और ये कितने आ गया 2.5। और मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के अंदर जो है वो वैल्यू नहीं आएगी, तो ये फर्स्ट आंसर नहीं होगा। इसी तरह इसमें भी डेसिमल में आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये आंसर जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि 4 के अंदर यहाँ पर आप 0.8 से डिवाइड करोगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। पूर्ण वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब देखो ये 0.8 जरूरी नहीं, 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 0.8 ऑप्शन में नहीं और 2 दिया हुआ है, तो 2 की भी पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि Q इज इक्वल टू एन जो है, उसके अंदर कुल आवेश जो ये है वो कैसा है, क्वांटीकृत है, क्वांटाइज्ड है। क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो पॉइंटों में नहीं आएगी। ये आपका मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अपन ने मास चेक कर लिया, अपन ने आवेश चेक कर लिया। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं किसके, E/m रेशियो की। E/m रेशियो अपन इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। देखो ये अब ये ध्यान रखना, वहां पर एग्जामिनर ये एक तो चार्ज होता है, एक स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब E/m रेशियो। ठीक है ना। E का मतलब हो गया चार्ज और मास। ठीक है ना, चार्ज अपॉन मास रेशियो बोले तो आवेश बट्टा द्रव्यमान अनुपात। ठीक है ना। इसकी भी खोज किसने करी थी, खोज करी थी साहब जे थॉमसन साहब ने। सारी खोज जो है वो किसने करी, जे थॉमसन साहब ने। सिर्फ नाम किसी और ने दिया था और आवेश किसी और ने खोजा था।
तो E बाई एम, ई कितना है साहब, ई अपने पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये कुलाम में और ये पर केजी में। अब देखो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 16 के अंदर 9.1 से डिवाइड करूंगा 1.75 पौने 2 आएगा, ठीक है ना। अब पौने 2 आ गया, अब जैसे ही इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पर 30 हो गया, 30 अगर ऊपर जाएगा तो प्लस का 30 हो गया, प्लस के 30 में से माइनस का 19 जाएगा तो 10⁻11 हो गया और यूनिट क्या हो गया, कुलाम पर केजी। मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 9.1 इंटू 10⁻⁻28, ये कुलाम में ले लूँ और ये ग्राम में ले लूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 27 हो जाएगा, 1.75 तो आएगा ही आएगा और 27 ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 हो गया, प्लस के 27 में से 19 जाएगा तो 10⁸ हो जाएगा कुलाम पर ग्राम। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना, एग्जामिनर कई बार बड़ी बदमाशी करता है, छोटे छोटे इजी सवाल देके बड़ी बड़ी गलतियां करवाता है, ठीक है ना। 1.7 इंटू 10⁻11 दे दे और यहाँ पर कुलाम पर केजी की जगह कुलाम पर ग्राम लिख दे, ठीक है ना। तो आपको यूनिट तक देखनी है कि भाई जो है ना क्या है इसमें, ठीक है। ये E/M रेशियो जो है वो इन्होंने जे थॉमसन साहब ने कैलकुलेट किया था, इसके एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जितना समझने का, इसलिए अपन इसको स्किप मारते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट करने की नोट लिखते हैं, नोट यहाँ पर अपन कहते हैं क्योंकि सारे गैस के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर ली जाने वाली गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो अपन ये कहते हैं कि चूंकि सभी तत्व के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, अतः कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन की कैथोड किरण की प्रकृति बोले तो नेचर अंदर ली जाने वाली गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ जो सारी चीज हो गई किसकी, अच्छा इलेक्ट्रॉन का एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को अगर आप ग्लास पर आपतित करोगे तो यहाँ पर हरा रंग उत्पन्न होगा। अगर आप इसको ZnS पे आपतित करोगे तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी और अगर आप इसको टंगस्टन या किसी भारी धातु पर आपतित करोगे, भारी धातु पर आपको यहाँ पर एक्सरे मिलेगी, ठीक है। हमेशा ऐसे पढ़ के जाओ कि एग्जाम में बैठने से पहले हमेशा इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो कि मैंने सारी चीज़ पढ़ी है, कोई क्वेश्चन जो है वो मेरी नज़र से बाहर नहीं जाएगा। तो अपन यहाँ पर कहते हैं प्रोटॉन की खोज और दूसरी एनोड किरणों की खोज। जैसे आपको पता है कि अपन ने कहा था कि कैथोड किरणों की खोज जो है वो विलियम क्रुक साहब ने करी थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जो है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड जे थॉमसन साहब को जाता है। वैसे के वैसे यहाँ पर एनोड किरणों की जो खोज थी वो तो करी थी गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, रदरफोर्ड साहब को, ठीक है। हालांकि इसमें कई जगह पे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में रदरफोर्ड लिखा रहता है, फिजिक्स में गोल्डस्टीन लिखा रहता है, लेकिन गोल्डस्टीन ने वास्तव में एनोड किरणों की खोज करी थी। अब वैसा का वैसा यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ एक जो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब ली। देखो ट्यूब हमेशा कैथोड किरण ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि एनोड किरणों के लिए ट्यूब चेंज नहीं हो सकती। तो कैथोड किरण ट्यूब ली, वहाँ पर अपन ने कैथोड जो है वो पूरा लिया था, यहाँ पर अपन एनोड जो है वो पूरा लेंगे, ठीक है। वहाँ पर अपन ने परफोरेटेड क्या लिया था, एनोड, यहाँ पर अपन सरंध्रित क्या लेंगे, कैथोड, ठीक है ना, रिवर्स ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं।
चूंकि ये कैथोड है तो छोटा टर्मिनल है, बड़ा छोटा, और ये इस तरह से अपन यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे 10,000 वोल्ट पे। ठीक है, अब 10,000 वोल्ट के बाद अपन यहाँ पर कहते हैं अंदर यहाँ पर जो प्रेशर है वहाँ पर प्रेशर कितना था 10⁻⁻4 mm ऑफ Hg, और यहाँ पर जो प्रेशर होगा ना वो होगा 10⁻⁻2 mm ऑफ Hg। इसका मतलब हो गया अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज से 100 गुना ज़्यादा। 100 गुना बहुत होता है। इसका मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में पहले की तुलना में जो है वो गैस का अमाउंट जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही आपने वोल्टेज लगाया, यहाँ पर कोई ZNS की फोटोग्राफिक प्लेट नहीं है जबकि वहाँ पर थी। अब यहाँ से कुछ पार्टिकल निकले और उस पार्टिकल ने यहाँ पर जो आपका गैस का अणु है उसके ऊपर आपतन किया। ठीक है ना, चूँकि हाई वोल्टेज का है और गैस है तो इस गैस में ये क्या करेगा कि इस गैस के ऊपर वाले पोर्शन को, देखो इसको तो पता नहीं था लेकिन आज तो अपन को पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। तो ये हाई एनर्जी का जो पावर है, ये हाई एनर्जी का पावर क्या करेगा, उस गैस के अंदर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को सारे के सारे को हटा देगा और पीछे बच जाएगा न्यूक्लियस। बोले तो गैस जो होगी वो कैसे हो जाएगी, नेक्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो जैसे ही ये यहाँ पर आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि नेक्ड गैस हो जाएगी एक तरह से, जैसे को उस समय मैं आज ये कह सकता हूँ कि ये एक तरह से नाभिक है, और मैं उस समय उन्होंने इसको जो कहा था वो कहा था अपशिष्ट गैस। क्या बोलेगा, अपशिष्ट गैस, बोले तो रेजिडुअल गैस। ठीक है ना, अब ये रेजिडुअल गैस जो है वो यहाँ पर आया, टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर जो है वो प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या उत्पन्न हुई, प्रतिदीप्ति। इसका मतलब फिर वही वाले दिमाग में कि भाई क्या है, कोई आवेश होता है क्या, कोई द्रव्यमान होता है क्या, कोई E/m रेशियो होता है क्या, फालतू के वो सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में आई। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि सबसे पहले अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि मास की बात करते हैं। तो मास के जब एनोड किरणों की बात करी तो अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो तो आपको हाइड्रोजन का नाभिक मिलेगा भाई, H+ मिलेगा। ठीक है ना, और हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। और इसका जो द्रव्यमान आया था वो आया था 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.6725 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, इसको ग्राम में चेंज करोगे तो ये पर 1.6725 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसके अंदर हीलियम गैस लेते हो, हीलियम गैस, ठीक है ना, तो हीलियम गैस लोगे तो आपको He+2 मिलेगा भाई। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और He+2 ही तो अल्फा पार्टिकल होता है नहीं होता। ठीक है ना, अब He+2 अल्फा पार्टिकल है तो इसका मतलब यहाँ पर अब देखो He गैस है क्या, हीलियम जो है वो क्या है 2He4 और प्रोटॉन क्या है 1H1। ठीक है ना, इसका मतलब द्रव्यमान 4 गुना हो गया। तो मैं इसको कह सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 1.6725 × 10⁻⁻27। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा, ये न्यूट्रॉन का मास 1.6750 होता है। ठीक है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेट अपन मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये द्रव्यमान की बात करते हैं। अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कितना है, इलेक्ट्रॉन का है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का कितना है साहब 1.6725 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना, इन दोनों को देखने पर आपको ये लगता होगा कि प्रोटॉन जो है वो काफ़ी भारी है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1840 गुना ज़्यादा है। भाई आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 1840 गुना ज़्यादा है। इससे मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ क्या, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में नगण्य है। भाई एक तरफ तो आपके 1 ग्राम शक्कर है और दूसरी तरफ 1 किलो 840 ग्राम शक्कर है। ठीक है ना, तो 1 ग्राम वाले को नगण्य मान सकते हैं अपन। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन का
m प्रोटॉन की तुलना में नगण्य है। इसका मतलब मैं दूसरी भाषा में ये कहूँ कि जब ये नगण्य है तो किसी में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसका उस एटम के ऊपर कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से एलिमेंट के m पर द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन तेरे आने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा लेकिन द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने अपने मास निकाल दिया है 1.6725 × 10⁻27। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर इसके आवेश की। आवेश बोले तो चार्ज। तो चार्ज अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रोटॉन अगर आपने हाइड्रोजन गैस ली, ठीक है ना, तो चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम या फिर 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लेकिन अगर आपने वहाँ पर हीलियम गैस ली, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो आपको H+ मिलेगा और यहाँ पर अगर आपने हीलियम ली तो आपको अल्फा पार्टिकल मिलेगा और अल्फा पार्टिकल होता है He+2। इसका मतलब अब आपका आवेश जो होगा 2 × 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा कूलाम में। समझो, इसका मतलब यह हो गया कि आप हाइड्रोजन गैस लोगे या हीलियम गैस लोगे या नाइट्रोजन गैस लोगे या ऑक्सीजन लोगे, जितने भी अलग अलग गैस लोगे उन सारी अलग अलग गैस में चार्ज अलग आएगा और मास अलग आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर चार्ज अलग आया और मास अलग आया, इसका मतलब यह हुआ कि वो अंदर ली जाने वाली गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ नोट करके कि एनोड किरणें कैथोड किरण ट्यूब में ली जाने वाली गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबकि एनोड किरणें जो है, कैथोड किरणें जो है वो निर्भर नहीं करती। अब अपन बात करते हैं E/m रेशियो की। ठीक है ना। E/m को मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है ना। तो देखो, एक तरफ तो मेरे पास है प्रोटॉन और दूसरी तरफ मेरे पास है अल्फा कण। प्रोटॉन को मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि H+ या 1H1, ठीक है ना। अल्फा कण मैं आपको बता चुका हूँ He+2 या 2He4। 2He4 में इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से द्रव्यमान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना E है साहब इसका E है 1.6 × 10⁻19 और इसका कितना चार्ज M है 1.6725 × 10⁻27, ठीक है। इसका कितना है, दो चार्ज कितना है 2 × 1.6 × 10⁻19 और ये कितना है 4 × 1.6725 × 10⁻27, ठीक है। अब देखो, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को मैं कांस्टेंट मानूं और इसको मैं 1 मान लूं तो ये वैल्यू भी तो 1 ही होगी ना ये। तो इसका मतलब यहाँ पर 2/4 तो ये 1/2 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि प्रोटॉन का E/m रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है किससे, अल्फा कण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ क्योंकि ये तो मेरे को समझ में आ गया कि प्रोटॉन का ज़्यादा है अल्फा कण से, लेकिन अगर मैं इसके अंदर मान लो नाइट्रोजन गैस ले लूँ, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन गैस लूँगा तो नाइट्रोजन का E कितना होगा, मैक्सिमम +5, ठीक है, और M कितना होगा 14। इसका मतलब इसका 1 है और नाइट्रोजन गैस का क्या आएगा 5/14। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना चार्ज आ सकता है +2, ठीक है ना, जो O2F2 में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना नाइट्रोजन का +7 मत कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन +7 का कोई मॉलिक्यूल बनता नहीं है। ऑक्सीजन में भी +2 के अलावा कोई बनता नहीं, O2F2 में ही पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे को नंगे कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए।
तो अपन यहाँ पर कहते हैं ऑक्सीजन का +2 और नीचे कितना आएगा 16, इसका मतलब 1/8। तो मैं यहाँ पर क्यों, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आवेश तो एक लिमिटेड चीज है कि साहब ऑस्मियम रुदेनियम जैसे ही +8 बताते हैं, इसके अलावा है जो है ना बाकी के बताते नहीं है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं लेकिन मास तो कंटिन्यूसली दुगुने की रफ्तार से बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस बढ़ रहा है, तो मास कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ता है चार्ज की तुलना में। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सारी एनोड किरणों के अंदर जो प्रोटॉन का E/m रेशियो है वो हाईएस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक स्टेटमेंट जो है वो बनता है, बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर कहते हैं समस्त एनोड किरणों में E/m रेशियो प्रोटॉन का हाईएस्ट होता है। भाई मेरे को अगर पेपर बनाने का कहे ना तो मैं ऐसे ऐसे सवाल निकालूं जो है सिलेबस में, लेकिन बच्चा उसको ध्यान नहीं देता और उसका सिली मिस्टेक करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का है जो है ना, ये छोटी छोटी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये हो गया। फिर उसके बाद तो प्रोटॉन का अपन ने E/m रेशियो वगैरह और इसकी बात कर ली, ठीक है। गैस की प्रकृति के बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब अपन यहाँ पर कहते हैं न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी वो जेम्स चैडविक साहब ने करी थी, जेम्स चैडविक साहब ने करी थी, ठीक है ना। अब देखो जेम्स चैडविक साहब ने कैसे करी। अपन को ये पता है कि क्या भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो नगण्य होता है, 1840 गुना कम होता है प्रोटॉन की तुलना में। तो अपन ने उसको नगण्य घोषित कर दिया और अपन ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब अपन ने जैसे ही अपन हाइड्रोजन को देखे है ना, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन जो है वो अपन यहाँ पर कहते हैं कि 1H1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है और मास भी कितना ही। लेकिन जैसे ही आप हीलियम गैस को लेते हो तो 2He4 है, इसका मतलब प्रोटॉन तो 2 है लेकिन मास नंबर 4 है। जैसे ही आप नाइट्रोजन को गैस को लेते हो तो आप ये कहते हैं कि 7N14 है, ठीक है ना। तो ये 7 है और ये कितना है 14 है। नाइट्रोजन गैस नहीं, अपन नाइट्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, क्योंकि मोनो एटॉमिक फॉर्म के अंदर तो नाइट्रोजन पाया ही नहीं जाता, N2 की फॉर्म में पाया जाएगा, PP बॉन्डिंग होती है इसके बीच में। अब अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि जेम्स चैडविक साहब ने ये कहा कि यार ये तो मेरे को पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो कैसा है, नगण्य है। तो लेकिन अब इसका और प्रोटॉन जो है वो 1 है 2 है, तो इसका द्रव्यमान 2 आना चाहिए। भाई हाइड्रोजन में तो 1 आ गया, वेल एंड गुड। हीलियम के अंदर 2 आना चाहिए लेकिन 4 है। नाइट्रोजन में 7 आना चाहिए, इसका मतलब 14, जबकि 14 आया। इसका मतलब उनके दिमाग में आया कि कोई ऐसा और पार्टिकल है जो जो प्रोटॉन के समान ही क्या है, भारी है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की खोज जो है वो हो चुकी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक ऐसा कण है जो उदासीन है, ठीक है ना, और नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि उदासीन है और प्रोटॉन के भार के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। देखो केमिस्ट्री में अपन है जो है ना, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार को बराबर ही लेके चलते हैं। वैसे W=mg होता है, ठीक है ना। ये तो होता है भार, ये होता है द्रव्यमान, ठीक है ना, और ये होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में अपन बराबर मान के चलते हैं, नो डाउट। अगर फिजिक्स में हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, फिजिक्स अपन को पढ़नी है नहीं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि उदासीन है, नाभिक में पाया जाता है और प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, इसका मतलब अपन ने इसको उदासीन घोषित कर दिया। अब यहाँ पर इसका भार क्या है, इससे पहले अपन ये कहते हैं कि कैसे खोज करी। तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि साहब ये बेरिलियम 9 है ना, अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि 4 बेरिलियम 9 के ऊपर जब अल्फा कण का आपतन किया, अल्फा कण का, तो यहाँ पर 6C12 बना, ठीक है, +01N बना, ठीक है ना। तो ये बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ वो क्या उत्पन्न हुआ, न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ, तो बेरिलियम को आपने किसमें, रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन के तहत कार्बन में चेंज कर दिया और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट जो है वो हो गया, ठीक है ना। तो ये मिला। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात करते हैं। न्यूट्रॉन
का द्रव्यमान, तो देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6750 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। जबकि अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रोटॉन का कितना है द्रव्यमान 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या है, ज़्यादा, ठीक है ना। कितना है कि इसको 1.008 कहते हैं, इसको 1.007 AMU कहते हैं, ठीक है, 1.003, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो और कम होता है, उसको 0.0005 AMU जो है वो बोलते हैं। E/m रेशियो की अगर मैं बात करूं तो E कितना है 0 और मास कितना 1.6750 इंटू 10⁻⁻27, तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन इनके अल्फा कण और इन सब के एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण व न्यूट्रॉन के E/m रेशियो का ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। कितना है E/m, है ना। E कितना है साहब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, m कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पर कितना है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27। देखो ऊपर वाला तो सेम है, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का 31 होगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 27 होगा, ठीक है ना। तो प्लस का 31 ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा प्रोटॉन से। प्रोटॉन और अल्फा कण का अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका एक होता है और इसका हाफ होता है। मैंने आपको बता ही दिया था कि जितने भी एनोड किरणें हैं उन सब के अंदर किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है प्रोटॉन का, और प्रोटॉन का ज़्यादा है किससे, अल्फा कण से। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर अल्फा कण। और बेचारे न्यूट्रॉन का तो कितना है 0। अब देखो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी है, तो ये 0 है न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पर ये आ गया न्यूट्रॉन। अगर मेरे को कहे है कि पूरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है जो सबको कवर कर पाए, तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और न्यूट्रॉन के E/m रेशियो का ऑर्डर क्या है। ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है कि भाई आपने इससे क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन, ये वही सोल्व कर सकता है जिसको E भी पता है, M भी पता है, E/m का पता है और वो कंपैरिजन कर सके, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर ये कहते हैं, इसको याद रखने का क्या तरीका, सबसे पहले अपन ने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, फिर अपन ने प्रोटॉन पढ़ा, फिर अपन ने अल्फा कण पढ़ा, फिर न्यूट्रॉन पढ़ा, और ये ऑर्डर जो है वो आ गया, ठीक है। तो आपने पहले टॉपिक का फर्स्ट पोर्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज का जो पोर्शन था वो खत्म होता है। नेक्स्ट बार जो है वो अपन बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न कंसेप्ट के साथ साथ अपन मॉडर्न के ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।